जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक स्विच फ्यूज रिले और मर्ज प्राइज प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपके यूपीपीसीएल और एसएससी के एग्ज़ाम में आए दिन हमेशा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम 2 मित्रों में सेंड ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। इस टॉपिक में और हमारे प्रत्येक दिन जो भी हमारा टॉपिक बनाया जाता है या सेंड किया जाता है, प्रत्येक वीडियो में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए जाते हैं और जिनका आंसर लास्ट में बताया जाता है। स्वागत है हमारे यूपीपीसीएल 2.0 चैनल पर। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विशेष पेशकश। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, आइसोलेटर प्रचालन के लिए कौन उपयोगी नहीं है। जब भी आप किसी भी परीक्षा में प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न को सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे और जब एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से ही आंसर निकलते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है याद रखेंगे, जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर में धारा का कोई काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्किट ब्रेकर से सबसे पहले सीबी से परिपथ को विच्छेदित कर देते हैं, उसके बाद हम आइसोलेटर को प्रचालित करते हैं। यदि हम आइसोलेटर को पहले ही प्रचालित कर देंगे तो आइसोलेटर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये कॉन्टैक्ट आपस में जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई स्पार्किंग होता है। तो बेटा पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया है और इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर आपको लास्ट में भी मिलेगा। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये है, मर्ज प्राइज प्रणाली का उपयोग किस पर नहीं किया जाता है। आपका है जनित्र, मोटर, बस बार और ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो बेटा आज का जो हमारा कॉन्टेक्ट है, जो कंटेंट बनाया गया है, ये स्विच फ्यूज रिले और मर्ज प्राइज प्रणाली से संबंधित है। चलते हैं इसके विषय में आप क्या जानेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके विषय में आप हमारे आज की इस वीडियो में जानेंगे इसकी थ्योरी और इनके सभी के चित्रात्मक वर्णन और फुल फॉर्म अगर बीच में कहीं आएगा तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं स्विच फ्यूज और मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन प्रणाली, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेटा हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका, एसी परिपथ में धारा प्रत्येक चक्र में 0 मान पर पहुँचती है। क्योंकि यहाँ पर एक चक्र इसका यहाँ होता है तो प्रत्येक चक्र में धारा जो है अपने 0 मान पर पहुँच जाती है। अर्ध चक्र में 180 और उसके बाद फिर से पुनः 180 डिग्री, पहले धनात्मक में जाती है फिर ऋणात्मक में जाती है। तो ये प्रत्येक चक्र में जो एसी धारा होती है ये अपने 0 मान पर पहुंचती है। पॉइंट को याद रखना, ठीक है। एसी का मतलब है यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है करंट चॉपिंग या धारा चॉपिंग कह सकते हैं कि धारा चॉपिंग की घटना किस में होती है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है। सर्किट ब्रेकर को बेटा हम परिपथ वियोजक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चॉपिंग शब्द आया है, इस चॉपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चॉपिंग मतलब होता है बांटना, काटना या विभाजित करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मर्ज प्राइज प्रणाली में ट्रांसफार्मर कुंडलन के विपरीत सीटी लगाई जाती है। तो इसके बारे में जानते हैं। जो मर्ज प्राइज प्रणाली है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको हम मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन सिस्टम को ट्रांसफार्मर के दोनों ओर इसमें सीटी लगा करके स्थापित किया जाता है। इसका चित्र हमारे इसी वीडियो में नीचे आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन दिया जाएगा। बेटा यहाँ पर है मर्ज प्राइज प्रणाली में ट्रांसफार्मर के विपरीत ट्रांसफार्मर की जो कुंडलन होती है, यदि ट्रांसफार्मर की कुंडलन स्टार स्टार है तो यहाँ पर सीटी डेल्टा डेल्टा की स्थापित की जाएगी। यदि ट्रांसफार्मर की कुंडलन डेल्टा डेल्टा की है तो सीटी स्टार स्टार की स्थापित की जाएगी। यदि ट्रांसफार्मर आपका स्टार डेल्टा है तो आपकी सीटी डेल्टा स्टार में स्थापित की जाएगी। बेटा यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ज प्राइज प्रणाली जो है ये प्रत्यावर्तक या जनित्र, ट्रांसफार्मर और बस बार, इन 3 स्थानों पर उपयोग में लाई जाती है। इसको याद रखेंगे। मर्ज प्राइज प्रणाली जो होती है, मर्ज प्राइज प्रणाली का उपयोग हम आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के प्रदोषों से रक्षा करने के लिए करते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलए जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर, इसको तड़ित निरोधक के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का सर्ज डाइवर्टर होता है, जबकि सर्ज एब्जॉर्बर को हम सर्ज मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। बेटा यहाँ पर दो प्रश्न हैं, एलए को हम सर्ज डाइवर्टर और सर्ज एब्जॉर्बर को हम सर्ज मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। ये परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट एलए लाइटनिंग स्ट्रोक को समाप्त करता है। जो लाइटनिंग अरेस्टर है, जो तड़ित निरोधक आकाशीय बिजली होती है, उसको ये समाप्त कर देता है। एलए जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने बुशिंग में देखा होगा। बुशिंग में यहाँ पर आर्कन हार्न स्थापित किया जाता है। आर्कन हार्न जो स्थापित किया जाता है इस प्रकार से, ये भी एक एलए का ही रूप है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसे ट्रांसफार्मर के दोनों ओर स्थापित किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पर किसी भी प्रकार की कोई भी आकाशीय बिजली का अटैक ना हो पाए और ये ग्राउंड में प्रवाहित कर देता है अंतरिक्ष की बिजली को। जो आकाशीय बिजली आती है बादल के समय, कड़कने के समय, वो पोजीशन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मर्ज प्राइज प्रणाली में हाई स्पीड रिले का उपयोग या हाई स्पीड रिले स्थापित किए जाते हैं। इसको याद रखना, या कभी कभी हाई स्पीड ट्रिपिंग रिले के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है इसमें न्यूनतम 2 फेज फॉल्ट और 1 अर्थ फॉल्ट होता है, जबकि जब अधिकतम की अगर बात करेगा तो यहाँ पर 3 फेज फॉल्ट और 1 फॉल्ट, एक जो है अर्थ फॉल्ट स्थापित किया जाता है। याद रखेंगे ट्रांसफार्मर के साथ में जो मर्ज प्राइज प्रणाली, ठीक है ना, जो मर्ज प्राइज प्रणाली है इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ न्यूनतम 2 फेज फॉल्ट और एक अर्थ फॉल्ट स्थापित किया जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ जो होते हैं ये रिले की संख्या कुल मिलाकर के 3 होती है, 2 फेज फॉल्ट रिले और 1 अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। और इन तीनों रिले को मिला करके हम हाई स्पीड रिले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मर्ज प्राइज प्रणाली में प्रत्यावर्तक के दोनों ओर जो मर्ज प्राइज सिस्टम होता है, जो अल्टरनेटर पर मर्ज प्राइज सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, मर्ज प्राइज प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, तो प्रत्यावर्तक के दोनों ओर स्टार की सीटी को स्थापित किया जाता है और दोनों सीटी के स्टार जो होते हैं उसका न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंड कर दिया जाता है। तो बेटा जैसे मान करके चलिए यहाँ पर आपका ये अल्टरनेटर है, ये आपका अल्टरनेटर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका अल्टरनेटर है। तो यहाँ दोनों साइड में जो सीटी स्थापित की जाएगी, ये सीटी दोनों साइड में जो होगी ये स्टार संयोजित होगी, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे दोनों साइड में जो सीटी स्थापित की जाएगी ये सीटी जो होगी ये स्टार संयोजित होगी। अल्टरनेटर के लिए केवल ट्रांसफार्मर में कुंडलन के विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मर्ज प्राइज प्रणाली के उपयोग से ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्तक के आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार के प्रदोषों को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा मर्ज प्राइज प्रणाली में पायलट वायर या पायलट रिले उपयोग किए जाते हैं। यहीं पर आपका लिखा था हाई स्पीड रिले, इन्हीं को पायलट रिले भी के नाम से भी जाना जाता है। पायलट वायर जो होती हैं, पायलट तार लगाए जाते हैं, ये कहाँ पर लगाए जाते हैं हमारे आगे नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर चित्र से संबंधित है। और एक बात और बता दें, यूपीपीसीएल ने एक बार पूछा था मर्ज प्राइज प्रणाली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। मर्ज प्राइज प्रणाली जो होती है इसको हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो ट्रांसफार्मर पर यहाँ पर उपयोग में लाई गई है। यहाँ पर हम इसको बहुत बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है ये बेटा डेल्टा ट्रांसफार्मर है और ये आपका स्टार ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड किया गया है ये स्टार ट्रांसफार्मर की ओर मैंने बताया था कि हम डेल्टा की सीटी स्थापित करते हैं, जबकि डेल्टा ट्रांसफार्मर की ओर हम स्टार की सीटी स्थापित करते हैं। और जो ये वायर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये 3 वायर जो गए हैं, इन्हीं 3 वायर को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं 3 वायर को निर्देशक तार हैं। क्या कहते हैं, निर्देशक, ठीक है ना, निर्देशक तारों के नाम से जानते हैं। और यही होती हैं आपकी पायलट, ठीक है ना, पायलट वायर, यही पायलट वायर होती हैं। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये आपकी रिले कुंडलियाँ होती हैं और ये ऑपरेटिंग कुंडलियाँ होती हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक अर्थ फॉल्ट रिले जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जबकि जो फेज फॉल्ट रिले होते हैं यहाँ बीच में एक हम रेजिस्टेंस लगा करके और दोनों साइड में एक हम फेज फॉल्ट रिले स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये तीनों रिले मिल करके 2 फेज फॉल्ट रिले और 1 अर्थ फॉल्ट रिले तीनों मिल करके हम क्या पायलट रिले के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे ये मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन आपका ट्रांसफार्मर के लिए बनाया गया है। यदि यहाँ पर अल्टरनेटर होता, यहाँ पर केवल इकलौती कुंडली होती है,
ठीक है। अगर अल्टरनेटर होता तो यहाँ पर इकलौती कुंडली होती है और इस प्रकार से ये कुंडलियाँ होती हैं 3 फेज की, और दोनों साइड में स्टार के यहाँ पर जो है सीटी स्थापित कर दिए जाते हैं। बस बार में भी यही होता है, दोनों साइड में स्टार में सीटी स्थापित की जाती है और बस बार का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। किसके द्वारा? मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के द्वारा या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के द्वारा। बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्यूज की प्राथमिक क्रिया, ठीक है ना। अत्यधिक धाराओं को परिपथ में बहने से रोकना है, इसको याद रखेंगे। फ्यूज से रिलेटेड हमारा वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो आपको नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के जस्ट अगला वीडियो फ्यूज से संबंधित रहेगा, उसमें चित्रात्मक वर्णन किया गया होगा और सभी प्रकार के फ्यूजों का फुल डिटेल पूर्ण रूप से समझाया गया है। बेटा याद रखना, हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलना। यदि हमारे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आप लिंक पर जाइए, लिंक पर हमारे सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। सभी पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर आपको प्ले स्टोर या प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें प्ले लिस्ट में हमारे सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेटा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जो फ्यूज होता है ये ऊष्मीय सिद्धांत और या हम कह सकते हैं जूल के सिद्धांत, जूल के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, या फ्यूज का जो कार्य होता है ये ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित है, और फ्यूज जो होता है जूल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जूल के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूज में जो वायर होता है, फ्यूज का वायर जो होता है, इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा जब सामान्य से ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है या पिघल जाता है। बेटा आपको बता दें, जो फ्यूज होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर जो के होता है, इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, के का मान जो होता है 1 से हमेशा अधिक होता है, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है, जबकि जो आपका कार्ट्रिज जो आपका किटकैट फ्यूज है, किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। वहीं पर जो आपका कार्ट्रिज फ्यूज है इसका 1.5 होता है, और यहीं पर आपका अगर HRC फ्यूज है तो इसका जो कपलिंग गुणांक है या हम कह सकते हैं कि जो फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.15। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो शेडेड ध्रुव रिले होता है। शेडेड ध्रुव रिले शेडेड ध्रुव मोटर की भांति होता है, जबकि जो शेडेड ध्रुव रिले है इसमें बलगुण उत्पन्न होगा, क्योंकि ये मोटर की जो शेडेड ध्रुव मोटर होता है उसकी आर्मेचर की भांति होता है इसका आंतरिक भाग, और जो शेडेड ध्रुव मोटर होता है, शेडेड ध्रुव मोटर के जो ध्रुव होते हैं ये ध्रुव कटे हुए होते हैं, और इस पर यहाँ पर शेडिंग रिंग लगा होता है, और यहाँ बीच में आपका आर्मेचर उपयोग में लाया जाता है। तो इसको याद रखना है बेटा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर इसमें शेडेड पोल स्थापित किए जाते हैं, या हम कहेंगे शेडेड रिंग स्थापित की जाती है। इसमें बड़े वाले पोल को शेडेड मुख्य पोल और छोटे वाले पोल को शेडेड पोल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मशीनों में जो गति होती है ये जो होते हैं मुख्य ध्रुव से शेडेड ध्रुव की ओर इनकी गति होती है, और इसी प्रकार से इस जो शेडेड ध्रुव रिले है इसका डिजाइन किया जाता है। मोटर जो शेडेड ध्रुव रिले है इसको हम पहचान सकते हैं किसके द्वारा? जो आपकी शेडेड ध्रुव मोटर होती है जस्ट उसी। फ्यूज जो होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है और गलनांक होता है, ये बेटा दोनों के दोनों निम्न रखे जाते हैं। UPPCL यहाँ पर निम्न मानता है, याद रखेंगे। जबकि जो फ्यूज की स्थापना है हम प्लस और माइनस ध्यान देंगे। जो फ्यूज है आप धनात्मक, ऋणात्मक और फेज तीनों पर स्थापित किया जाता है। DC में धनात्मक और ऋणात्मक चालक पर, जबकि AC में फेज चालक पर फ्यूज को स्थापित किया जाता है, और यहाँ फ्यूज का संकेत या सिंबल दिखाया गया है। जबकि जो लिंक होती है, लिंक को इस प्रकार से देखा जा सकता है, और लिंक की स्थापना केवल DC के ऋणात्मक चालक पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्यूज की चालकता उच्च, प्रतिरोध कम तथा गलनांक निम्न होता है। यहाँ भी ये पॉइंट दर्शाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत पर लगी आग, इसको बुझाने के लिए हम CTC या हैलोन का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे आग जो होती है मूल रूप से 4 प्रकार की होती है, A B C D इसके ये ग्रुप होते हैं, और
ए जो होता है ये ठोसों के अंतर्गत आता है, इसमें हम पानी, सूखी बालू वगैरह इसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। जबकि बी जो होता है, बी प्रकार की आग होती है, ये द्रवों के अंतर्गत आती है, जैसे कि तेल है, पेट्रोल, डीजल है, इनकी सभी की आग को बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। जबकि सी टाइप की जो अग्नि होती है ये गैसों के अंतर्गत आती है और इसको बालू के द्वारा बुझा सकते हैं या फिर सूखी बालू या सूखी मिट्टी के द्वारा बुझा सकते हैं। जबकि डी प्रकार की अग्नि है ये विद्युत के अंतर्गत आती है और इसके लिए हम CTC, ठीक है ना, हैलोन का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर सी श्रेणी में भी विद्युत से लगी आग आती है और इसके लिए भी हम CTC का उपयोग करते हैं, ठीक है। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, याद रखेंगे। CCl4 इसका फार्मूला होता है, CCl4 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो परिपथ वियोजक है, जो वायु परिपथ वियोजक है, वायु परिपथ वियोजक का उपयोग हम रेलवे में कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग 33 kV पर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग 66 kV पर। जबकि MCV जो होती है या हम कहेंगे लघु परिपथ वियोजक जो होता है 230 वोल्ट से 600 वोल्ट तक उपयोग में लाया जाता है। जबकि एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का उपयोग 132 kV से ऊपर करते हैं और यहीं पर SF6 सर्किट ब्रेकर का जो उपयोग होता है 132 kV से ऊपर, या हम कहेंगे कि इसका उपयोग हम सबसे अधिक या सबसे बड़े सब स्टेशनों में करते हैं। यहाँ पर आप 132 kV से ऊपर इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे जनरली 400 kV के आसपास इसका उपयोग किया जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर का। SF6 का फुल फॉर्म एक बार पेपर में पूछा गया था सन 2019 के UPPCL के पेपर में। SF6 का फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। सबसे अधिक धारा रेटिंग का जो सर्किट ब्रेकर होता है या परिपथ वियोजक होता है इसको हम एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शंट फॉल्ट की विशेषता जो होती है ये पावर फैक्टर में कमी और धारा आवृत्ति में वृद्धि करता है। जबकि सर्किट ब्रेकर जो होता है, सर्किट ब्रेकर की मेकिंग क्षमता या हम कहेंगे कि मेकिंग धारा क्षमता जो होती है ये 2.55 इंटू सममित क्षमता या हम कहेंगे सिमेट्रिकल क्षमता इसकी कह सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेकिंग धारा जो होती है RMS में व्यक्त की जाती है √3 VRMS और IRMS होता है, ब्रेकिंग धारा याद रखेंगे। जबकि यहाँ पर मेकिंग धारा जो होती है ये अधिकतम मान में हमेशा ही व्यक्त की जाती है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। जबकि यहाँ पर RRV इक्वल टू EM डिवाइडेड बाई √LC इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्या, RRV इक्वल टू EM बटे √LC इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जबकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो RRV है इसका फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी या रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। कभी कभी आपको इसके स्थान पर रिकवरी भी लिखा मिलेगा, याद रखेंगे। जो इसकी निर्भरता है RRV की, इसकी निर्भरता L और C पर है। L का मतलब होता है इंडक्टर और C का मतलब होता है धारिता या कैपेसिटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है जो सर्किट ब्रेकर है इसका निरीक्षण 6 महीने से 12 महीने के अंदर किया जाता है। जबकि एक लाइन में लाइन से ग्राउंड, ठीक है ना, और लाइन धारा एक लाइन में लाइन से ग्राउंड और लाइन धारा 100 एम्पियर है। इस दशा में शून्य अनुक्रम धारा की गणना करें। यहाँ से जीरो सीक्वेंस करंट का मान पूछा है बेटा, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। लाइन धारा बटे फेज इक्वल टू 100/3 इक्वल टू 3.33 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिंगर और बेंज नाम के कॉन्टैक्ट जो होते हैं ये किस सर्किट ब्रेकर में होते हैं बेटा, याद रखना। तेल पूरे सर्किट ब्रेकर में होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर में या ऑयल परिपथ वियोजक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मर्ज प्राइज सर्कुलेटिंग धारा जो है सिद्धांत, ठीक है ना, जनित्र के लिए उपयोग में लाया जाता है। मर्ज प्राइज सर्कुलेटिंग धारा सिद्धांत जो है ये किसके लिए, जनरेटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। परीक्षा में UPPCL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी प्रश्न आया है लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो होता है ये जो शून्य जीरो सीक्वेंस होता है इसका वैल्यू कितना होता है, याद रखना इसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्यूज का समय धारा अभिलक्षण जो होता है ये कैसा होता है, ये व्युत्क्रम अभिलक्षण होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो फ्यूज लॉ होता है, ठीक है, फ्यूज लॉ को एम्पियर लॉ के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, मैंने क्या बताया, एम्पियर लॉ बताया है, ठीक है ना। फ्यूज लॉ को एम्पियर के नियम के द्वारा भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो फ्यूज लॉ होता है I = K D⁵ हम लिख सकते हैं, या फिर हम 1.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो K है ये फ्यूजिंग फैक्टर होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है ये होती है फॉल्ट करंट या फॉल्ट धारा बटे, इसी को हम प्रदोषी धारा कह सकते हैं, बटे सामान्य धारा। जो फॉल्ट के समय सामान्य धारा, ठीक है ना, जो फॉल्ट होता है फॉल्ट के समय किसी भी फ्यूज में उच्चतम धारा प्रवाहित होती है, जबकि सामान्य धारा का मान जो होता है वो कम होता है। इसको याद रखना, फॉल्ट धारा या प्रदोषी धारा बटे सामान्य धारा फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, और इसी के द्वारा हम फ्यूजिंग गुणांक निकाल सकते हैं। ABCB का फुल फॉर्म होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। याद रखना बेटा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग EHV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब 400 kV तक इसका उपयोग किया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जबकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 परिपथ वियोजक जो होता है सर्किट ब्रेकर होता है, इसका उपयोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज में किया जाता है, और ये 765 kV तक इसका उपयोग, इस परिपथ वियोजक का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा, ट्रांसमिशन लाइन 765 तक इसका उपयोग किया जाता है। अब हैं आज के हमारे जो 2 प्रश्न थे प्रारंभ में, उन दोनों प्रश्नों का जवाब यहाँ पर दिया गया है। आइसोलेटर प्रचारण के लिए कौन उपयोगी नहीं है? तो इनपुट करंट जो है इसमें निरर्थक होती है। ये पॉइंट बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बेटा, इसको याद रखना। जबकि मर्ज प्राइज प्रणाली का उपयोग हम अभी आपको बता गए जनरेटर, बस बार और ट्रांसफार्मर पर करते हैं, मोटर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का C, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा B। हमारे पिछले वीडियो के यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, और ये सिलसिला हमारा प्रतिदिन जारी रहता है। जिस दिन वीडियो रहेगा उस दिन के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, और पिछले वीडियो के भी यहाँ पर 2 प्रश्न दिए जाते हैं। इस नाते आपके जो थ्योरी का सेक्शन चल रहा है, इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होते रहें, और जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, यहाँ पर एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उपयोगी पदार्थ जो होता है मैग्नेट का शंट होता है। इसको याद रखना, मैग्नेट की शंट लगाते हैं, शंट का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। और MI प्रारूपी जो वोल्ट मीटर होते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर होते हैं, MI प्रारूपी वोल्ट मीटर का जो उपयोग है हम किस सप्लाई पर करते हैं? तो MI का मतलब होता है मूविंग आयरन या चल कुंडली, मूविंग आयरन या चल लौह। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका उपयोग हम किस पर करते हैं? AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई पर करते हैं। जो MI प्रारूपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी जो रीडिंग होती है, एक तरीके से कहेंगे जो स्केल होती है, ये समरूप होती है। इस बात को याद रखना, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब तो आप लोग जितने किए हैं कम से कम अपने दोस्तों में, 2 दोस्तों में हमारा वीडियो यदि शेयर करेंगे तो आप लोग जितने भी हैं उससे डबल होने में देर नहीं लगेगी। बेटा आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखेंगे तो हम आप लोगों की इस सिलसिले को हमेशा आगे जारी रखेंगे, और आपके लिए चित्रात्मक वर्णन सहित और फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो देते रहेंगे। हमारा लाइव क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को हम UPPCL की परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो बेटा आप लोगों को फुल डिटेल सभी कोर्स आपको जो UPPCL TG2 से रिलेटेड और SSC JEE का जो वैकेंसी आया हुआ है उससे रिलेटेड आपको रीजनिंग, GK और आपका इधर टेक्निकल पोर्शन सभी में तैयार करवाऊंगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।